ये है कि भाई बाज़ार जो है ये आपका क्या होता है। बाज़ार क्या है भाई? देखो, बाज़ार अपना नॉर्मल वर्ड है, डेली लाइफ में हम अपना यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम इसको डिफ़ाइन करने के लिए बोलें तो हम प्रॉपर इसको डिफ़ाइन जो है नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसको इसके अर्थ में क्या लिखना है? आपको लिखना है कि बाज़ार से आशय एक ऐसे क्षेत्र से है। बाज़ार जो है एक ऐसा क्षेत्र है, क्षेत्र बोले तो एरिया। बाज़ार जो है एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर दो व्यक्तियों की हम बात करते हैं। पहला जो होता है वो होता है क्रेता, और दूसरा जो होता है वो होता है विक्रेता। क्रेता जो होता है उसको बेटा बायर कहते हैं, और विक्रेता जो होता है उसको जो है सेलर कहते हैं। ठीक है, तो बायर और सेलर जो है क्या होते हैं? बायर और सेलर एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। क्या कहते हैं? बायर और सेलर एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। क्यों रहते हैं एक दूसरे के संपर्क में? मतलब कांटेक्ट में रहते हैं। क्यों रहते हैं? वो रहते हैं वस्तु और सेवा को खरीदने के लिए और बेचने के लिए। तो अगर हम इन सभी चीज़ों को अगर हम प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में जोड़ दें तो आप बोलोगे कि भाई बाजार से आशय उस समस्त क्षेत्र से है जिसमें क्रेता और विक्रेता वस्तु के क्रय विक्रय के लिए, खरीदने को बेटा क्रय कहते हैं और बेचने को जो है विक्रय कहते हैं। जिस बाजार से आशय उस समस्त क्षेत्र से है जिसमें क्रेता और विक्रेता वस्तु के क्रय विक्रय के लिए एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। उस एरिया को, उस क्षेत्र को जो है हम बाज़ार के नाम से जो है जानते हैं। तो ये आप जो है बाज़ार पे लिख सकते हो। अगर हम बात करते हैं कि बाज़ार जो है वो कितने तरीके का होता है, तो अगर हम बेटा बाज़ार के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो बाज़ार जो है वो कई तरीके का होता है, कई तरीके का। लेकिन अगर हम प्रॉपर बाज़ार के टाइप अगर हम बात करें तो बाज़ार जितने भी तरीके का होता है उसको हम दो जगह जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है पूर्ण प्रतियोगिता। सबसे पहला जो होता है उसको हम कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, और दूसरा जो होता है पूर्ण प्रतियोगिता, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता। किस बाज़ार को पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं और किस बाज़ार को अपूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से हम ज़रा यहाँ पे सुनते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता की अगर हम बात करें, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो हमें ये पोर्शन पढ़ना नहीं है। इसके अंदर 3 टाइप के बाज़ार आते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है एकाधिकार, दूसरा जो होता है वो होता है एकाधिकारिक, और तीसरा जो होता है वो होता है अल्पाधिकार। ये 3 तरीके के बाज़ार आते हैं, बट मोस्टली सभी के सिलेबस में ये वाला जो पोर्शन है ये 30% सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपका डिलीट है। तो भाई हमें ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा नहीं पढ़ना, चाहे वो एकाधिकार हो, चाहे वो एकाधिकारी हो, चाहे वो अल्पाधिकार हो। प्रॉपर फोकस करना है पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार पे। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर एग्ज़ाम पे बनते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार की, पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार जो है वो क्या होता है, देखिए आप इसके अर्थ में लिखेंगे कि भाई पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार ना एक ऐसा बाज़ार होता है जिसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या, क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या, क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या, क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या अनगिनत होती है। ठीक है, अनगिनत, देख लेना कैसे लिखते हैं, पता नहीं मैंने क्या लिख दिया। ये क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अनगिनत, अनगिनत कैसे लिखेंगे? अनगिनत जो है आप ये लिख दीजिए जिसमें क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि कोई भी
कोई भी क्रेता या विक्रेता, कोई भी क्रेता या विक्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। उस बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि भाई कोई भी क्रेता या कोई भी विक्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। इस लाइन का मतलब क्या होता है, पहले हम इसकी विशेषताएं जानते हैं, तब हम जरा इस लाइन के बारे में बात करेंगे, तब आपको इसका मतलब अच्छे से समझ में आएगा। तो हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं के ऊपर। बेटा आपको उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अब यही क्वेश्चन आना है, क्योंकि सारे बाजार डिलीट हो चुके हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता के ऊपर आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे। सबसे पहला इसकी जो विशेषता होती है वो होती है क्रेताओं व विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या। ये इसकी सबसे पहली विशेषता है, क्रेताओं व विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या। ये तो हमने ऊपर मीनिंग में ही पढ़ दिया। दूसरा इस बाज़ार की जो विशेषता होती है वो होती है समरूप वस्तु। ये बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। समरूप वस्तु का मतलब क्या होता है? समरूप वस्तु उन वस्तुओं को कहते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट, जो कि रंग रूप आकार आदि में एक जैसी होती है। जो रंग रूप आकार आदि में एक जैसी होती है। एक जैसी होती है, जिसमें उपभोक्ता भेद नहीं कर सकता। जिसमें उपभोक्ता भेद का मतलब क्या होता है? अंतर। जिसमें उपभोक्ता भेद नहीं कर सकता। उस वस्तु के बाज़ार को हम क्या बोलेंगे? पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार, जहाँ पे जो गुड्स बिक रहे हैं वो बिक रहे हैं समरूप वस्तु। अब आप बोलोगे भाई इसका उदाहरण क्या है? भाई ऐसी कौन सी वस्तु होती है जो कि भाई रंग रूप आकार आदि में भाई एक जैसी होती है, जिसमें उपभोक्ता भेद नहीं कर सकता, अंतर नहीं बता सकता कि ये वस्तु इस वस्तु से इस तरीके से डिफरेंट है। जैसे कि लाइक मिनरल वाटर है। मिनरल वाटर जैसे कि मान लीजिए एक एरिया ले लेते हैं जहाँ पे बेटा 4 दुकानें हैं। एक ए शॉप है, मिनरल वाटर मतलब पानी पीने वाला, ठीक है। ए बी सी डी, ये 4 दुकानें हैं और ये चारों के चारों दुकानें मिनरल वाटर बेचते हैं, ठीक है, पानी बेचते हैं ये। तो बेटा और मिनरल वाटर बेच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे। अगर कोई उपभोक्ता आता है, सबसे पहली बात तो मिनरल वाटर बेच रहे हैं, तो अगर ये उपभोक्ता ये नहीं बता सकता कि इसकी जो पानी की बोतल है वो इसकी पानी की बोतल से किस तरीके से डिफरेंट है। सभी की जो पानी की बोतल होगी वो क्या होगी? वो जो है बेटा रंग रूप आकार आदि में एक जैसी है। भाई ये भी पानी बेच रहा है, 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 वही पानी बेच रहा है जो ए बेच रहा है, वही बी बेच रहा है, वही सी बेच रहा है, वही डी बेच रहा है। तो इस वस्तु को हम क्या बोलेंगे? समरूप वस्तु बोलेंगे। उपभोक्ता के लिए भेद करना कठिन है कि ए की वस्तु बी की वस्तु से डिफरेंट कैसे है, वो भेद ही नहीं कर सकता। या सी की वस्तु डी की वस्तु से कैसे डिफरेंट है, वो भेद नहीं कर सकता उसके अंदर। तो ऐसी मार्केट जहाँ पे उपभोक्ता जो उसके उत्पादक है उसमें भेद नहीं कर सकता, उसको बेटा हम समरूप वस्तु के नाम से जो है जानते हैं। या इससे पहले भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि जो बड़े बड़े प्लेसेस होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने पहले आपको एक एग्जांपल दिया था। मान लीजिए बेटा एक्स वाई जेड एस 4 फोटोकॉपी की शॉप है। ये भी फोटोकॉपी करते हैं, ये भी फोटोकॉपी करते हैं, ये भी फोटोकॉपी करते हैं, ये भी फोटोकॉपी करते हैं। अब आपके यहाँ है या नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा है। मतलब अगर हमको बड़े लेवल पे बल्क में फ़ोटोकॉपी करानी होती है, बुक्सों की फ़ोटोकॉपी करानी है, 500 हज़ार पन्ने हैं अगर, तो जो नॉर्मल घर के नीचे शॉप्स होती हैं वो तो बेटा 1-1 2-2 रुपये लेते हैं एक पेज करने के।
लेकिन जब हमें बल्क में करानी होती है तो 1 रुपये के हिसाब से थोड़ी ना देंगे बेटा, फिर 1-1, 2-2 रुपये के हिसाब से देंगे। मुझे 500 पेज कराने हो तो 1000 रुपये की फ़ोटो कॉपी हो जाएगी। जब बल्क में कराने होते हैं तो जी 75 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, इसी हिसाब से कॉस्टिंग लगती है फिर। तो अब होता क्या है, मान लो ये भी 75 पैसे में कर रहा है, ये भी 75 पैसे में कर रहा है, ये भी 75 पैसे में कर रहा है, और ये भी 75 पैसे में कर रहा है। सब 75 पैसे में ही कर रहे हैं, ठीक है। और जिस तरीके की इसकी फ़ोटोकॉपी होगी इसी तरीके से इसकी भी होगी, इसी तरीके से इसकी भी होगी, इसी तरीके से इसकी भी होगी। उपभोक्ता के लिए ये भेद करना कठिन है कि इसकी फ़ोटोकॉपी में और इसकी फ़ोटोकॉपी में क्या डिफरेंट है, या इसकी को फ़ोटोकॉपी में और इसकी फ़ोटोकॉपी में क्या डिफरेंस है। कीमत भी सबकी समान है और जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो भी सबका समान है, जो सर्विस दे रहे हैं। तो ऐसी मार्केट को भी हम पूर्ण प्रतियोगिता बोल सकते हैं और ऐसी वस्तु को हम समरूप वस्तु बोल सकते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो उत्पादक होते हैं वो बेटा ऐसी ही वस्तु बेचते हैं जिसमें उपभोक्ता भेद ही नहीं कर सकता कि भाई ये वस्तु इस दूसरे वाले उत्पादक से डिफरेंट कैसे होती है। तो समरूप वस्तु में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, ये इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। मिनरल वाटर भी कह सकते हो और क्या कहते हैं, मिनरल वाटर भी कह सकते हो। ये फ़ोटोकॉपी वाला भी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। और तीसरी जो इसकी विशेषता होती है वो होती है कि फर्मों का निर्बाध प्रवेश व बहिर्गमन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस मार्केट के अंदर जिस भी उत्पादक को लगता है कि बेटा इस मार्केट के अंदर आना प्रॉफिटेबल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाभ होगा, वो इस मार्केट के अंदर आ सकता है। और जिसको भी लग रहा है कि इस मार्केट के अंदर लॉस हो रहा है वो यहाँ से जा सकता है अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके। इस बाज़ार के अंदर उत्पादक को आने के लिए कोई सरकारी रिस्ट्रिक्शन, कोई गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन नहीं होते। जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए। कोई रूल रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शन, बैरियर, कोई बाधाएं नहीं है। फर्म अपनी मर्जी से आ सकती है, अपनी मर्जी से जा सकती है। प्लस कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है कि पूर्ण प्रतियोगिता और शुद्ध प्रतियोगिता में क्या अंतर होता है, ये आ जाता है कभी कभार एग्जाम में। तो कोई भी मार्केट जो इन तीनों कंडीशनों को पूरी कर दे, इन तीनों कंडीशन को, सिर्फ इन तीनों को, तो वो बेटा क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है शुद्ध प्रतियोगिता, ठीक है। कभी कभार आ जाता है एग्जाम में कि पूर्ण प्रतियोगिता और शुद्ध प्रतियोगिता में क्या अंतर होता है। तो शुद्ध प्रतियोगिता के अंदर केवल ये 3 फीचर विद्यमान होते हैं, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की अगर बात करें तो उसमें हम और भी फीचर्स पढ़ते हैं। जैसे कि फोर्थ फीचर की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ जो फीचर होता है इसका वो होता है समान कीमत। क्या होता है इसका? फोर्थ जो फीचर होता है वो होता है समान कीमत। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि यहाँ पे जो कीमत होती है ना बेटा, सभी उत्पादकों की सेम होती है, ठीक है। क्यों होती है सभी उत्पादकों की सेम? वो हम बात करते हैं कि 5वीं विशेषता के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पे जो उद्योग है ना, उद्योग जो है वो कीमत निर्धारक होती है। उद्योग कीमत निर्धारक होती है, ठीक है। और फर्म कीमत स्वीकारक होती है, और फर्म कीमत स्वीकारक होती है, कीमत स्वीकारक होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है बच्चे का, जो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है कि भाई फर्म और उद्योग में क्या डिफरेंस होता है, फर्म क्या है और उद्योग क्या है। पहले तो ये बता दे भाई, फर्म और उद्योग के अंदर बेटा डिफरेंस कुछ नहीं है। उद्योग एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, फर्म जो है एक नैरो कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कपड़ा उद्योग, मैंने बोला क्लोथ्स इंडस्ट्री। तो क्लोथ्स इंडस्ट्री का मतलब क्या है? वो सारे के सारी फर्म जो कपड़े बना रही है, जैसे कि ए फर्म बनाती है, बी फर्म बनाती है, सी फर्म बनाती है और डी फर्म बनाती है। तो इन चारों का कॉम्बो, इन चारों को हम बल्क में क्या बोलेंगे? कपड़ा उद्योग, क्योंकि ये कपड़े बना रहे हैं। और एक पर्टिकुलर, अगर मैं केवल एक ही बात करूं तो ये फर्म कहलाएगी। मतलब कि फर्म जो है ना वो उद्योग का एक यूनिट होती है। भाई ये मैं कह रहा हूँ कपड़ा उद्योग, अब इसमें तो बेटा A प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों आ गए, क्योंकि ये चारों कपड़ा बनाते हैं। और फर्म की अगर हम बात करें, तो फर्म में क्या बोलना है? एक पर्टिकुलर, जैसे सिर्फ A, सिर्फ B, सिर्फ C और सिर्फ D,
जैसे मैं कह रहा हूँ जूता उद्योग, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया जूता उद्योग। तो अगर मैंने यहाँ पे जूता उद्योग लिख दिया, मान लो तीन है, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है, ये तीनों जूता बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए जूता उद्योग। लेकिन मैं बोलूँ एक्स, अगर मैं सिर्फ एक्स की बात करूँ तो ये फर्म है, ये फर्म है। तो मतलब फर्म उद्योग का एक यूनिट होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है उद्योग कीमत निर्धारक होती है। उद्योग बताएगी कि किस प्राइस पे बिकेगा, वो डिसाइड करेगी, और फर्म कीमत स्वीकारक होती है। अब उद्योग कोई अलग से कोई वो नहीं है, कोई बंदा नहीं है, कोई बंदी नहीं है, ना ही कोई अलग कोई ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब कि उद्योग ये चारों मिलके ही तो उद्योग बने हैं बेटा। तो इनकी डिमांड और इनकी सप्लाई, इनकी मांग और इनकी पूर्ति, इन उद्योगों की, उद्योग कौन है, ये चारों मिलकर उद्योग बने हैं। तो इन चारों की मांग और इन चारों की पूर्ति बताएगी, प्राइस डिसाइड होंगे, और जो प्राइस डिसाइड होंगे उसके अकॉर्डिंगली ए बी सी डी अपने प्रोडक्ट को बेचेंगी। तो उद्योग कोई अलग से कोई फर्म नहीं है, ना ही कोई अलग से बंदा है, ना ही कोई अलग से बंदी है, ये चारों मिलके उद्योग बने हैं। इनकी डिमांड और सप्लाई डिसाइड करेगी कि प्रोडक्ट किस प्राइस पे बिकता है, और सभी फर्म उसको एक्सेप्ट करती हैं और इसी कीमत पे अपने प्राइस को, वस्तु को बेचती है। किस तरीके से डिटर्मिनेशन होता है वो भी हम आगे बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। प्लस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है पूर्ण ज्ञान होता है। क्या होता है यहाँ पे जो है पूर्ण ज्ञान होता है। पूर्ण ज्ञान का मतलब क्या होता है, पूर्ण ज्ञान का मतलब होता है परफेक्ट नॉलेज होती है। किस चीज़ की परफेक्ट नॉलेज होती है, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो। बायर और सेलर दोनों को ही वस्तु के रिगार्डिंग प्रॉपर नॉलेज होती है। मतलब उपभोक्ता को भी पता है कि ये वस्तु क्या है, कितने रुपए की है, कितने की होनी चाहिए, कितने की बिकनी चाहिए, वो कितने का बेच रहा है और ये कितने का बेच रहा है, उपभोक्ता को सब पता है। और सिमिलरली उत्पादकों को भी सब पता है कि ये वस्तु क्या है, इसमें कितने की लागत आती है, कितने का लाभ है इसके अंदर, सब कुछ उत्पादकों को भी पता है। उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को प्रोडक्ट के रिगार्डिंग परफेक्ट नॉलेज होती है। प्लस सातवीं इसकी विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो सातवीं इसकी विशेषता जो होती है वो होती है बेटा पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण गतिशीलता का क्या मतलब होता है, पूर्ण गतिशीलता का मतलब ये होता है कि जो भी उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन के अंदर क्या आता है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। तो मान लीजिए श्रमिक है, ठीक है, श्रमिक अगर मान लो एक ए फर्म में काम करता है, इसको यहाँ पे 10,000 रुपये सैलरी मिल रही है, और अगर ये बी फर्म में अगर इसको 12,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तो ये बेटा बिना किसी रोक टोक ये बी फर्म में जा सकता है, उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी श्रमिक को एक फर्म में कम सैलरी मिल रही है और दूसरे में ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो अगर वो बी में जाना चाहता है तो वो बी में जा सकता है। इस चीज़ को कहते हैं पूर्ण गतिशीलता, कि किसी भी उत्पादन के साधन पे कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, वो जा सकता है। प्लस आठवीं जो इसकी विशेषता है वो ये है कि इसका जो मांग वक्र होता है, इसका जो मांग वक्र होता है वो जो है बेटा एक्स अक्ष के समांतर होता है। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे कल भी मैंने आपको बताया जब मैं वो आपको बता रहा था चैप्टर, कि जो AR कर्व जो होता है ना और ये जो MR कर्व होता है, AR कर्व को ही डिमांड कर्व कहते हैं बेटा। तो पूर्ण प्रतियोगिता की एक स्पेशल ये खासियत होती है कि इसमें P = AR = MR = D, ये सब बराबर होते हैं। ये पूर्ण प्रतियोगिता की अपनी एक अलग खासियत है। तो इसका जो मांग वक्र है वो एक्स अक्ष के समांतर होता है। तो ये 8 तरीके के फीचर इस पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अब आ जाते हैं हम ऊपर, एक हमने इसका अर्थ पढ़ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि भाई कोई भी क्रेता और कोई भी विक्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। इस लाइन का मतलब क्या है बेटा, आप ज़रा ध्यान से समझेंगे। मैंने इसके आपकी विशेषताएं बता दी कि भाई यहाँ तो खरीदने वाले और बेचने वाले अनगिनत हैं, यहाँ पे वस्तु सेम बिकती है, ठीक है, एक जैसी। प्लस
कोई भी फर्म आ सकती है, आसानी से जा सकती है, सबके प्राइस भी सेम होते हैं, सब फर्म जो प्रोडक्ट बेच रही है सबके प्राइस सेम रहेंगे, और बंदे को पूरी नॉलेज है, चाहे वो उपभोक्ता हो चाहे वो उत्पादक हो, पूर्ण गतिशीलता होती है, मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है, उद्योग कीमत डिसाइड करती है, फर्म जो है वो कीमत स्वीकारक होती है। उद्योग कोई अलग बंदा नहीं है बेटा, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। जितनी भी फर्में जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है उसका सम, उसका जो योग है वो क्या है, वो बेटा उद्योग बन जाता है, एक कॉम्बो। मतलब कि अगर 4 फर्म कपड़ा बना रही हैं तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इट्स कॉल्ड क्लोथ्स इंडस्ट्री। अगर 3 फर्म शूज़ बना रही हैं देन X प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू शूज़ इंडस्ट्री। एंड किसी पर्टिकुलर उस पर बात करूं, अगर मैं अगर केवल X पे बात करूं तो वो फर्म है, वो उद्योग नहीं कहलाएगा। मैं Y पे बात करूं तो वो फर्म है, वो उद्योग नहीं कहलाएगा। तो अब उस लाइन का क्या मतलब है कि कोई भी क्रेता और विक्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। उसको जरा हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है बेटा कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, और क्या कहते हैं इसकी विशेषताएं क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया। पूर्ण प्रतियोगिता और शुद्ध प्रतियोगिता में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने आपको बता दिया। शुद्ध प्रतियोगिता में केवल 3 विशेषताएं विद्यमान होती हैं बेटा, और पूर्ण प्रतियोगिता में उस 3 के साथ साथ बाकी के ये 5 फीचर्स जो हैं ये भी देखने के लिए मिलते हैं। मतलब कि पूर्ण प्रतियोगिता एक ज़्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट है एज कंपैरिजन टू प्योर कंपटीशन। अब हम बात करते हैं उस लाइन का मतलब क्या है, तो पहले ज़रा समझते हैं। उसने बोला ना तो क्रेता ना तो विक्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। मतलब कि भाई हमने बोला यहाँ पे समान कीमत होती है, यहाँ पे प्राइस नहीं बदल सकते चाहे कुछ भी हो जाए। तो ना उसका मतलब है ना तो क्रेता बदल सकता ना तो विक्रेता बदल सकता, दोनों में से कोई भी नहीं बदल सकता। तो कैसे नहीं बदल सकता, देखिए 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बेटा। एक तो समान कीमत होती है यहाँ पे, ठीक है, प्लस यहाँ पे बायर को और सेलर को परफेक्ट नॉलेज है। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर मान लीजिए ए जो है ये एक उपभोक्ता है, ठीक है, और ये एक्स जो है ये उत्पादक है, ये बेचने वाला है और ये खरीदने वाला है, ये क्रेता है। अब क्या हुआ, ये इसके पास आया, हाँ जी कैसे दी है वस्तु, कितने रुपए की है। इसने बोला भाई 10 रुपये की है, 10 रुपये का एक पीस है। इसको बोला, ए पूछने आया एक्स से, तो इसने बोला भाई 10 रुपये का है। तो ए कहता है कि देख बात ऐसी है, घर जैसी है, तू सबको बेचता है 10 रुपये का, मुझे चाहिए बल्क में, मुझे चाहिए 1000 क्वांटिटी चाहिए। अब बता कितने का लगाएगा। एक वेक नहीं खरीदना मुझे, 1 2 5 10 में बात नहीं करनी, मुझे 1000 खरीदने हैं। अब बता कितने का देगा। तो एक्स कहता है कि तू 1000 खरीद या 2000 खरीद, 10 रुपये का ही प्रोडक्ट मिलेगा, 10 से कम में मैं नहीं दूंगा, चाहे तू 1000 खरीद या 2000 खरीद। क्यों? क्योंकि एक्स को बेटा ये पता है कि अगर ये नहीं खरीद रहा दूसरा आ जाएगा कोई खरीदने, बी खरीद लेगा 10 रुपये में, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा कमी नहीं है खरीदने वालों की। खरीदने वाले और बेचने वाले इस मार्केट में अनगिनत हैं, इसलिए किसी भी उपभोक्ता को बल्क में चाहिए अगर, तब भी प्राइस नहीं घटेंगे कुछ भी हो जाए। मतलब वो प्राइस को इफेक्ट नहीं कर पाया, वो 10 रुपये से 8 रुपये 7 रुपये 6 रुपये नहीं लगवा पाया उस उत्पादक से उस वस्तु के, क्योंकि ये जो डिमांड कर रहा है इसकी डिमांड जो है वो बेटा बहुत ही ज़्यादा छोटी है टोटल डिमांड के अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ पे बायर बहुत ही सारे होते हैं। इसकी मांग का जो अंश है वो कुल मांग का बहुत ही छोटा अंश है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा जी, ये मैंने समझाया है क्रेता के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाते हैं विक्रेता के पॉइंट ऑफ व्यू से। विक्रेता में क्या होता है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। तो अब क्या होता है, ये जो है 10 रुपये का बेच रहा है, 10 रुपये का प्रोडक्ट है बेटा। तो इनने सोचा मैं ना 12 रुपये में बेचता हूँ, ज़्यादा मैं बेचूंगा तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये इसके पास आया, ये इसके पास आया और कहता है प्रोडक्ट कितने का, इनने बोला 12 रुपये का। लेकिन बेटा इसको पता है, क्योंकि हमने बोला भाई पूर्ण ज्ञान होता है यहाँ पे, इसको तो पता है ये प्रोडक्ट 10 रुपये का है। इनने इसको कितने बताए, इनने इसको बताए 12, कितने बताए 12।
इसने बोला भाई 12 का तो है ही नहीं है, पर ये तो 10 रुपये का बिकता है, तो 10 वाली चीज़ के 12 कैसे मांग रहा है, 10 में देगा। इनने बोला नहीं दे रहा, मत दे। ये नहीं दे रहा तो क्या हुआ, सी दे देगा, डी दे देगा, ई दे देगा। बेचने वालों की कमी थोड़ी है यहाँ। तो अगर कोई उत्पादक ऐसा करता है तो बेटा उपभोक्ता को पूर्ण ज्ञान है यहाँ पे कि प्रोडक्ट क्या है, कितने का है। आप खुद सोचो, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है ना। अगर आपको पता है कि ये चीज़ इतने रुपए की होती है, मान लो आपको फ़ोटोकॉपी कराने जानी है, ठीक है, और अगर फ़ोटोकॉपी वाला बोले आज ही करा लीजिए, आप आधार कार्ड लेके गए, ले भैया फ़ोटोकॉपी कर दे, या अपनी मार्कशीट लेके गए, ज़रूरत पड़ जाती है कभी भी कि ले भाई फ़ोटोकॉपी कर दे, और वो बोले 5 रुपये की है, 5 रुपये की होगी एक, तो तुम क्या कहोगे, पागल हो गया क्या, 5 रुपये की एक। ये भाई 1 रुपये लगता है एक फ़ोटोकॉपी कराने में, 2 रुपये लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वो कितने कह रहा है, 5 रुपये, डबल ट्रिपल प्राइस बता रहा है जितने रुपए के होते हैं। तो आप वहाँ से नहीं कराओगे, ये तो गारंटीड है। भले आप दूर चल के और कहीं चले जाओगे, लेकिन उससे नहीं कराओगे, क्योंकि आपको पता है वो प्रोडक्ट उतने का है ही नहीं जितने का वो बता रहा है। तो बेचने वालों की ना तो कमी है, ना खरीदने वालों की कमी है। कोई भी बायर और कोई भी सेलर इस चीज़ को, प्राइस को इफेक्ट जो है वो नहीं कर सकता है बेटा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस उत्पादक की जो पूर्ति है वो कुल पूर्ति का बहुत ही छोटा अंश है। मतलब यहाँ बेचने वाले अनगिनत हैं, सभी वही बेच रहे हैं जो ये बेच रहा है, कोई स्पेशल थोड़ी ना बेच रहा है प्रोडक्ट। जो बाकी बेच रहे हैं वो भी यही बेच रहा है, इस वजह से यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो एक बारी जो उद्योग ने कीमत डिसाइड कर दी, उसके बाद बेटा वो जो प्राइस है वो चेंज नहीं होते हैं। एक बारी जो तय हो गया वो हो गया, पत्थर की लकीर होगी कि 10 मतलब 10 पे ही बिकेगा, आंधी आ जाए या तूफान आ जाए। अब हम बात करते हैं बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। हम कह रहे हैं भाई उद्योग डिसाइड करता है, यहाँ पे तो कीमत जो है वो उद्योग डिसाइड करता है। बेटा फिक्स क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन टॉपिक का जो नाम है वो है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण किस तरीके से होता है। तालिका और रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। हमने बोला जी उद्योग करता है जी पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर। उद्योग की मांग और उद्योग की पूर्ति। उद्योग बेटा कोई अलग चीज़ नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको। वही पीछे वाला ही मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कपड़ा उद्योग है, तो कपड़ा उद्योग में बेटा मैंने कितने ले लिए, 4 ले लिए। 4 उद्योग लिए थे मैंने वहाँ पे, 4 फर्म ली थी। तो चारों फर्म का जो समूह है वो क्या कहलाएगा, उद्योग कहलाएगा। इन सब की मांग और इन सब की पूर्ति डिसाइड करेगी वो वस्तु कितने रुपए पे बिकेगी। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है बेटा कीमत ले लेता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं मांग ले लेता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं पूर्ति ले लेता हूँ। किसकी मांग और किसकी पूर्ति है, ये इन सब की मांग है चारों की, और इन सब की पूर्ति है। तो मान लीजिए लाइक प्राइस मैंने यहाँ पे ले लिए 4 रुपये, 8 रुपये, 12 रुपये एंड 16 रुपये, 20 रुपये। ठीक है, कीमत क्या हो रही है, कीमत मैंने बढ़ती हुई ले ली। तो कुछ भी ले सकते हो जो आपका मन करे। अब कीमत बढ़ रही है तो बेटा डिमांड तो घटेगी। तो मान लीजिए 100, 80, 60, 40 एंड 20। और पूर्ति क्या होगी, पूर्ति बढ़ेगी बेटा, क्योंकि पूर्ति का और कीमत का सीधा संबंध होता है। तो 20, 40, 60, 80, 100। यहाँ पे लिखा वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, यहाँ घटती हुई लिखनी है या बढ़ती हुई, क्योंकि मांग के साथ उल्टा रिलेशन होता है और पूर्ति के साथ सीधा होता है बेटा। अब मांग और पूर्ति कहाँ बराबर हो रहे हैं, मांग और पूर्ति बराबर हो रहे हैं यहाँ पे 60 इज इक्वल टू 60, और तो कहीं नहीं हो रहे ना, यहाँ बराबर हो रहे हैं। तो उद्योग के अकॉर्डिंगली जो डिमांड और सप्लाई जो बन रही है कहाँ पे बराबर हो रहे हैं, 12 रुपये पे बराबर हो रहे हैं। तो कीमत जो डिसाइड होगी वो कितनी डिसाइड होगी उस वस्तु की, वो 12 रुपये डिसाइड होगी कि जी प्रोडक्ट 12 रुपये में बिकेगा। अब जो फर्म है जो फर्म है वो बेटा उसको 12 रुपये पे ही बेचना पड़ेगा। अब वो चाहे ए फर्म हो, चाहे वो बी फर्म हो, चाहे वो सी फर्म हो, चाहे वो डी फर्म हो, सभी फर्मों को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो या वो डी हो, वो कोई भी हो, उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ये कीमत। ठीक है, मान लो उसने ये कीमत जो है एक्सेप्ट कर ली कि भाई 12 रुपये पे बिकेगा। अब
इस 12 रुपये में वो जितना मर्जी चाहे उतना जो है बेच सकती है। तो इसके अकॉर्डिंगली किस तरीके से TR AR MR किस तरीके से सारे इसके कर्व बनेंगे वो ज़रा हम यहाँ पे सीखते हैं। अब 12 रुपये जो है ये बेटा पत्थर की कीर हो चुकी है। 12 मतलब 12 रुपये पे ही फर्म को बेचना पड़ेगा। बेचना वो जितना चाहे वो जितना मर्जी सकती है, बेचने के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। जितनी मात्रा वो चाहे जितनी क्वांटिटी वो चाहे उतनी जो क्वांटिटी जो है वो बेच सकती है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं मात्रा, ठीक है, चाहे वो 20 वस्तु बेचना चाहे, चाहे 21 वस्तु बेचना चाहे, 22 बेचना चाहे, 23 बेचना चाहे, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हैं। 23 बेचना चाहे, 24 बेचना चाहे, जितना बेचना चाहे उतना बेच सकती है, लेकिन प्राइस 12 रुपये ही रहेगा। क्वांटिटी जो है उसको जितनी मर्जी बेच सकी है। अब मैं अगर इसका TR निकालूं और अगर मैं इसका TR निकालूं, MR निकालूं या AR अगर मैं इसका निकालता हूं तो फिर वो कैसे निकलेगा ये ज़रा देखते हैं। 1 मिनट रुकिए ज़रा, देखिए। तो TR का जो फॉर्मूला होता है, TR का क्या होता है, P इंटू में Q। तो P इंटू में अगर मैं Q कर दूंगा तो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 240, ये आ जाएगा आपका 252, ये आ जाएगा आपका 264, ये आ जाएगा आपका 276, ये आ जाएगा आपका 288, ठीक है। MR की अगर मैं बात करूँ, MR कैसे निकलता है, MR आपका निकलता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे 12, इसमें से इसको माइनस करेंगे 12, इसमें से इसको माइनस करेंगे 12 और इसमें से इसको माइनस करेंगे 12। ये सब आपका जो है बेटा 12 12 12 आएगा। यहाँ पे आप डैश लिखना चाहते हो डैश भी लिख सकते हो, और यहाँ 12 लिखना चाहते हो तो यहाँ 12 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे डैश लिखना चाहो डैश या 12 लिखना चाहो 12, क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन इससे ऊपर जो भी होगा वो 12 ही डिफरेंस आएगा। AR की अगर मैं बात करूँ तो उस दिन भी मैंने आपको बताया क्या जी AR और P तो बराबर होते हैं, या फॉर्मूला लगाना चाहते हो TR अपॉन में Q तब भी लगाओगे तो भी बेटा ये 12 12 12 12 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि भाई P भी 12 है, AR भी 12 है, MR भी 12 है, और जो AR होता है वही डिमांड कर्व होता है। तो P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू D। ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, ये सब आपस में जो है बराबर हो रहे हैं। ये पूर्ण प्रतियोगिता की अपनी जो है एक विशेषता होती है। ये तालिका आपको जो है बना कर आनी है। अब हम बात करते हैं इसके कर्व की। इसका जो कर्व है वो किस तरीके से बनेगा, तो इसका जो कर्व है वो बनेगा कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इधर बनाना है उद्योग का, तो मान लीजिए x y 0, और इधर आपको बनाना है फर्म का। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले उद्योग का बनाना है बेटा। उद्योग में हमने क्या करा, उद्योग में हमने जो है डिमांड कर्व कैसे बनता है, डिमांड कर्व बनता है इस तरीके से, ठीक है। और सप्लाई कर्व कैसे बनता है, सप्लाई कर्व बनता है इस तरीके से। ये हो गया डिमांड कर्व, ये हो गया सप्लाई कर्व। यहाँ किसका बन रहा है, यहाँ हम बना रहे हैं उद्योग का, ठीक है। यहाँ उद्योग की बात चल रही है। तो उद्योग की मांग और उद्योग की पूर्ति के अकॉर्डिंगली कहाँ पे डिसाइड हो रहा है, उद्योग की मांग और उद्योग की पूर्ति के अकॉर्डिंगली जो डिसाइड हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गई आपका क्वांटिटी और ये हो गया आपका प्राइस। अब ये इक्विलिब्रियम है, यहाँ संतुलन हो रहा है मांग और पूर्ति का। अब ये जो प्राइस आया है ये किसका बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है बेटा फर्म का। अब वो चाहे A हो, B हो, C हो, D हो, कुछ भी हो, फर्म को क्या करना पड़ेगा, फर्म को जो है ये प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जी इसी प्राइस पे जो है वस्तु बिकेगी, और यही बेटा इसका AR है और यही इसका जो है MR है, क्योंकि हमने और यही इसका डिमांड कर्व है, सब कुछ यही है। ये प्राइस रहेंगे। क्वांटिटी वो चाहे इतनी बेचना चाहे, चाहे इतनी बेचना चाहे, चाहे इतनी बेचना चाहे, कितनी भी क्वांटिटी वो बेचना चाहे, ये सब आपस में बराबर रहती हैं। इतनी बात आपको जो है ध्यान में रखनी है कि भाई ये सब जो है आपस में बराबर रहेंगे। ये कर्व आपको बनाना है। ये A का भी है, B का भी है, C का भी है और D का भी है। सबका जो है यही जो है आपका
ये सभी फर्मों का वो है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण कैसे होता है। तो आप लिखेंगे, पहले अर्थ लिखेंगे बेटा कि जहाँ पे उद्योग की मांग और उद्योग की पूर्ति, जहाँ पे उद्योग की मांग और उद्योग की पूर्ति, ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है जहाँ पे फुलफिल हो जाएगी, वहीं पे जो है पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमत का निर्धारण हो जाता है। तो फिर उसके बाद ये तालिका बनानी है, ये भी बनानी है, ये भी बनानी है, दोनों बनानी है, और उसके बाद उसके नीचे जो है ये कर्व बनाना है। तो उसके बाद वो क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे ये पूछता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर AR और MR जो हैं ये आखिर बराबर क्यों होते हैं, ये बराबर जो हैं ये क्यों होते हैं, ये आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। तो अब भाई क्या बोलेंगे कि भाई पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर AR और MR बराबर क्यों होते हैं। तो आपको लिखना है इसके आंसर के अंदर कि क्योंकि इस बाज़ार में, इसका आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि इस बाज़ार में जो कीमत है वो उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती है, क्योंकि इस बाज़ार में कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती है तथा सभी फर्म उसे स्वीकार करती हैं, सभी फर्म उसे स्वीकार करती हैं। इसलिए प्रत्येक अतिरिक्त इकाई बेचने से प्राप्त आगम फर्म के AR के बराबर होगा तथा यह दोनों समाहित होकर X अक्ष के समांतर हो जाएंगे। ये आपको इसके अंदर जो है बेटा लिख के आना है। कभी कभार पूछ लेता है, जैसे मैंने ये मैंने लाइन क्यों लिखी है, ये लाइन मैंने क्यों लिखी है, कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जैसे मैंने बोला भाई ये पूछेगा पूर्ण प्रतियोगिता में AR और MR जो है ये बराबर क्यों होता है, तो आप ये लिख दोगे। लेकिन कभी कभार ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि भाई AR और MR कर्व जो है, AR और MR कर्व जो है ये X अक्ष के समांतर, ये X अक्ष के समांतर जो है ये क्यों होता है, तब भी आपको ये लिखना है कि भाई ये X अक्ष के समांतर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कीमत उद्योग द्वारा डिसाइड की जाती है, फर्म उसे स्वीकार करती है, इस कीमत पर वो जितनी मात्रा चाहे बेच सकती है, इसलिए प्रत्येक अतिरिक्त इकाई बेचने से जो प्राप्त आगम होगा, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई बेचने से प्राप्त आगम मतलब कि MR की बात चल रही है यहाँ पे, वो AR के बराबर होता है, इसलिए ये X अक्ष के समांतर होते हैं और एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पूर्ण प्रतियोगिता में किस तरीके से कीमत का निर्धारण होता है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये तीसरा क्वेश्चन इसका आपका यहाँ पे बनता है। बाकी ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एकाधिकार, एकाधिकारिक और अल्पाधिकार ये हमें जो है यहाँ पे नहीं पढ़ना। इससे अगला जो चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ये जो जिस तरीके से ये जो कीमत जो डिसाइड हुई है उद्योग की मांग और उद्योग की पूर्ति के द्वारा, तो अगर इनमें परिवर्तन हो जाए, मांग में चेंज हो जाए या पूर्ति में चेंज हो जाए, मांग में वृद्धि कमी, पूर्ति में वृद्धि कमी, अगर ये सब हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये संतुलित कीमत है। क्या बोलेंगे इसको, ये होती है संतुलित कीमत। और ये जो है ये क्या है, ये संतुलित मात्रा है। ठीक है, तो कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है कि जी संतुलित कीमत क्या होती है, तो आपको बोलना है जो मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है वो संतुलित कीमत कहलाती है। या संतुलित मात्रा पूछ ले तब भी यही लिखना है, जो मांग और पूर्ति की शक्तियों ने निर्धारित की है उसको जो है बेटा संतुलित कीमत या संतुलित मात्रा कहते हैं।
तो अगर डिमांड या सप्लाई में चेंज आ जाता है, वो हमारा अगला चैप्टर है, जिसमें अगर मांग में वृद्धि, मांग में कमी, पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में कमी, अगर ये सब चीज़ें अगर हो जाती हैं तो उससे जो है संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा, इस पे किस तरीके का प्रभाव पड़ता है वो हम उस चैप्टर के अंदर समझेंगे। और वो चैप्टर जो है तभी समझ में आएगा जब आपको ये आज जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। उसमें कुछ भी डिलीट नहीं है, उसमें सारी की सारी चीज़ें हमको पढ़नी हैं। इतनी बकवास आपको जो है ध्यान में रखनी है। ठीक है सवा जी।